हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड और मेरे सामने खड़ी है 2024 RC200। तो भाई ब्लैक कलर में काफ़ी लोग बोल रहे थे इसका एक ओनरशिप लाइए, क्योंकि RC200 का इंजन जो है अभी तक अपडेट नहीं दिया गया है। इसको सेम पुराने नहीं चल रहा है, BS पे BS अपडेट होते जा रहे हैं, बट इंजन में ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। तो एक बार एक ओनर से बात करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो बाइक है वो परचेस करने के बाद उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ पर इनको प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पर इनको लग रहा है कि नहीं ये बाइक जो है जो सोचा था उस हिसाब से काम कर रही है। तो मेरे सामने खड़े मिस्टर दिव्यांश है। कैसा बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त। तो पहले तो मुझे बताइए बाइक को खरीदे हुए कितना टाइम हो गया? ये बाइक को मुझे परचेज करे हुए अराउंड 5.5 महीने हो गए। 5.5-6 महीने हो चुके। कितना चला चुके एक बार मीटर देख लेते हैं, आप भी आ जाइए पास में और दर्शकों को दिखा देते हैं कि एग्जैक्टली कितने किलोमीटर चल चुकी है बाइक। तो ये इसका करने वाले ऑन हम लोग मीटर और ओडोमीटर देख लेते हैं एक बार। तो 10,554 किलोमीटर चल चुकी है। तो 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, अच्छी खासी चल चुकी है। 10,000 का मतलब है कि 1 2 3 सर्विस हो चुकी होंगी इसकी। दो सर्विस हो चुकी है, तीसरी सर्विस का टाइम हाँ जी आ चुका है जी। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि RC ही क्यों लिया? देखो उस समय मार्केट में आप R15 भी ले सकते थे, RS भी ले सकते थे और जिक्सर 250 भी ले सकते थे। ये 3 बाइक्स हैं जो फेयरिंग में आती है, अगर आपको फेयरिंग ही पसंद है। हाँ जी। फिर RC क्यों? रीज़न मेरा KTM के साथ जाने का ये था क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना था कि KTM जो पावर देती है अपने इंजन्स में वो अनमैच रहती है, जो भी अपने प्राइस सेगमेंट में ऑफर करी है। R15 भी मैंने कंसिडर करा था, बट उसका प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो थोड़ी सी आपकी ओवर प्राइस चली जा रही थी। इसका रीज़न ये था लेने का, एक तो पहली बात मुझे कलर इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था और इसके साथ ही साथ में मैंने मेरे एक भैया थे, उनकी मैंने पुरानी BS4 वाली KTM RC200 चलाई थी। तो कहीं ना कहीं एक वो बॉन्ड था उस गाड़ी से और उस टाइम मुझे पावर काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट व्हीकल अगर मैं एक बार देखता हूँ तो ये देखूँगा। और इसकी मैं हालांकि एक बार टेस्ट राइड ले चुका था एक फ्रेंड के थ्रू, तो मुझे पावर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी थी। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये है मुझे तो एटलीस्ट बहुत प्रीमियम लगी है। कितने की पड़ी ऑन रोड? ये मुझे पड़ गई थी अराउंड 247 की। 247 की पड़ी और 5-6 महीने हो चुके हैं। इस समय तो 250 की आपकी R15 भी आ रही है। करेक्शन 260 की पड़ी थी। 260 की पड़ी थी 260 की पड़ी थी। तो 260 की ये पड़ी, R15 250 की आ रही है, तो 10-12 हज़ार का अंतर है। हाँ जी। बट मेन रीजन आपका बता रहा हूँ परफॉर्मेंस है जी। तो ये तो मैं मानूंगा। R15 से अगर आप कंपेयर करोगे तो R15 अब जितनी भी रिलायबल हो, जितनी भी स्मूथ हो, बट परफॉर्मेंस में RC को जो मैच नहीं कर सकती, स्पेशली सिटी में तो बिल्कुल नहीं कर सकती। जी एग्जैक्टली। R15 का ये चीज़ था कि हाई रेविंग इंजन भले ही था, लेकिन वो जो पावर डिलीवरेंस था वो R15 में जहाँ तक मुझे नहीं फील हुआ था इतना। हाउएवर ये एक न्यू ब्लड था कंप्लीटली। इसको मैंने जब चलाया है तो एक मतलब सेटिस्फैक्शन जो रहता है कि आप बहुत ईजिली ओवरटेक कर सकते हो किसी को भी, और मतलब बाइक इतनी हल्की है कि बहुत आराम से फ्लिक हो जाती है। ऐसा लगता नहीं कि आपसे एक स्पोर्ट्स बाइक ड्राइव कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं पहले क्रूज़र ड्राइव करता था, मेरे पास मीटियोर 350 थी, तो उसके साथ सिचुएशन ये थी कि मतलब इसमें स्विच करने में थोड़ा सा मुझे पॉस्चर वगैरह से कुछ टाइम तक दिक्कत आया था, लेकिन जो कि इसकी सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और थोड़ा सा मैं यूज्ड टू हो गया था, तो उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। चलिए कंफर्ट की बात अगर आ गई है तो अभी तक इससे कोई टूर किया आपने? हाँ जी, मैं अभी मतलब बहुत लॉन्ग टूर नहीं करा है। हालांकि मैं इससे इलाहाबाद गया था। सो वो जो रास्ता था अबाउट 150 किलोमीटर्स पे आपको ये था कि मैं स्ट्रेच कर दे रहा था 150 पे। हालांकि आपको जो पेन है वो अराउंड 80 to 90 किलोमीटर्स पे वो थोड़ा सा फील होने वाला है रिस्ट पे, स्पेशली रिस्ट पे। अगर आप ग्लव्स पहन रहे हो और अगर उसमें स्लाइडर्स आपके हुए प्लास्टिक वाले, तो वो डेफिनेटली आपको गड़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में आपके स्पाइन पे और शोल्डर्स पे थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। मतलब 70-100 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा थोड़ा फील आना शुरू हो जाता है, फैटीग हो जाता है काफ़ी ज़्यादा आपको। फिर 100 किलोमीटर के बाद तो ब्रेक लेना ही पड़ेगा। ओके अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे परफॉर्मेंस के लिए तो आपने लिया, परफॉर्मेंस तो चलिए अच्छी रही इसकी। हाँ जी। ब्रेकिंग कैसी है? क्योंकि जहाँ पे परफॉर्मेंस आते हैं वहाँ पे ब्रेकिंग का भी बहुत ही एक अहम रोल होता है। ब्रेकिंग मैं राम भैया आपको बताऊँ कि कहीं ना कहीं इस बाइक ने मेरी जान बचा ली थी 2-3 केसेस में। इलाहाबाद में गया था, सो एक सिचुएशन ये हुई थी कि हाईवे पे ही था, करीबन 80 to 90 किलोमीटर्स की स्पीड थी हाईवे पे, जो कि स्टैंडर्ड रहती है। 100 आपकी लिमिट रहती है। 80 to 90 किलोमीटर्स पे था, मेरे सामने से एकदम से मतलब डाले वाले ने काट दिया था आगे। तो मैंने फिर इसका ब्रेक एकदम से एंगेज करा है एंड ट्रस्ट मी राम भैया, गाड़ी पीछे से उठ गई थी, लेकिन स्टिल मैं कंट्रोल कर लिया था मिड एयर पे। एंड जब वो स्टॉप पे आके वहाँ पे रुकी है, मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड कि इस लेवल की परफॉर्मेंस इससे मुझे मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। मतलब मैंने R15 चले एंड आई हैव ड्रिवन ऑल दी अदर बाइक्स 250 सेगमेंट में, आपकी फेड बाइक्स भी 200 सेगमेंट में भी। मुझे ब्रेकिंग अनमैच्ड है इसमें। मतलब आपको जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बाई ब्रेक के ब्रेक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और
थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 पिस्टन कैलिपर लगे हुए हैं इसके अंदर, 4 पिस्टन कैलिपर नहीं है। हाँ जी, नहीं 4 पिस्टन कैलिपर है, 2 पिस्टन नहीं है। तो भाई सही है, मस्त है आपका। और डिस्क ब्रेक दे रखे हैं तो ब्रेकिंग तो अच्छी है। टायर का क्या हिसाब किताब है? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौन से लगे हुए हैं, MRF के। हाँ जी, MRF के ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं। तो ब्रेकिंग के साथ में ग्रिप कैसी है इसकी टायर की? ग्रिप इसकी एक्सीलेंट है। हाउएवर अगर आप इसको कोल्ड टायर्स पे चलाएंगे तब थोड़ा बहुत रिस्क है कि आप अगर कोल्ड टायर्स पे इसको ड्राइव करते हैं एंड एकदम से आप अगर कॉर्नरिंग करने की कोशिश करेंगे 15 मिनट की ड्राइव से पहले, मतलब मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 15 मिनट प्रॉपर चला लीजिए गाड़ी को, उसके बाद आप कॉर्नरिंग वगैरह अटेम्प्ट करिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टायर्स मुझे इसके अच्छे लगे, समवॉट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था, लेकिन आफ्टर ड्राइविंग फॉर 15 मिनट्स उसके बाद ग्रिपिंग एकदम फिनोमिनल। थोड़ा सा वार्म अप मांगते हैं टायर्स। हाँ जी, आप इनफैक्ट इससे नी ड्रैग्स बहुत आराम से कर सकते हैं। मतलब एकदम मैं क्या बताऊँ, फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ उसकी परफॉर्मेंस। बारिश में कैसे हैं टायर? बारिश में भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो देंगे ये। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो देंगे जी, तो डेफिनेटली आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। हाँ, जिस हिसाब से इसकी पावर एक्सेलरेशन उस हिसाब से थोड़े से और बेटर टायर होंगे तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बाकी KTM की बाइक्स लेने से पहले काफी लोग सोचते हैं कि भाई खर्चा कितना होने वाला है। हाँ तो जी। सर्विस कॉस्ट कितनी लगी इसकी? सर्विस कॉस्ट जो मेरी पहली सर्विस थी वो अराउंड 1700 की थी। फिर इसके बाद में जो मेरी सेकंड सर्विस हुई है वो अराउंड 2300 की हुई है। 2300? हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा भी आई गेस मेरे हिसाब से, मतलब बजट में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। 2500 रुपए के अंदर हो जानी है सर्विस? हाँ जी, 2500, क्योंकि मैं मीटियोर भी उसकी सर्विस कराता था, सो वो अराउंड 3000 3500 ऐसे पहुँच जाती थी। व्हाट अबाउट माइलेज? माइलेज का भैया अगर आप 6000 RPMs के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और अगर 60 के अंदर इसकी स्पीड चल रही है, ट्रस्ट मी अनमैच्ड। आपको 200 सीसी सेगमेंट्स की एक मोटरसाइकिल से जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, वो 40 to 42 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज आपको आराम से दे देगी अगर आपने 6000 RPMs के अंदर। और अगर आपने सिटी में रगड़ के चलाया, क्योंकि देखो KTM में आदमी रौंदेगा तो है भाई। बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली इसका कैरेक्टर ही है। और कैरेक्टर, आप इसको कितना संभाल के चला लोगे? हाँ जी, और इसके तो टैगलाइन में ही है कि रेडी टू रेस। रेडी टू रेस तो ब्लड लाइन ही इसकी है, वो आपका रेस तो आप करेंगे ही, इसको चलाएंगे है ही, पुश आप करेंगे लिमिट्स को। और KTM भी इनकरेज करता है कि आप उनकी सारी बाइक्स को उनके लिमिट्स पे आप पुश करें। तो अगर सिटी में अच्छे से चलाते हो, मतलब एकदम भी नहीं कि आप हाई RPM पे मारे पड़े हो जी, मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस हो के चला रहे हो आप, 80 9 100 भगा रहे हो, कभी थोड़ा एक्सेलरेट कर रहे हो, कभी नॉर्मल चला रहे हो, तो ऐसे में कितना माइलेज मिल जाता है? आपको जो माइलेज होगा वो माइलेज स्पेक्ट्रम आपको 32 से 37 किलोमीटर पर लीटर के बीच का माइलेज स्पेक्ट्रम आपको मिल सकता है। मतलब 35 के आसपास तो मिल जाना है। 35 एवरेज आपको मिलेगा। और ये देखिए बगल से गई आपकी Z900 इसका भी जल्दी ओनरशिप रिव्यू लाऊंगा मैं। ठीक है, तो माइलेज 35 के आसपास मिल रहा है, 2500 में आपकी सर्विस हो जा रही है। और थोड़ा सा कंफर्ट इशू है, लॉन्ग रूट में अगर आप जाते हो तो 100 किलोमीटर के बाद में आपको मिलता है। वाइब्रेशंस हैं? वाइब्रेशंस आपको पहले जो इसकी RC आती थी BS4 वाली, उसमें वाइब्रेशंस बहुत थी भैया, एंड कहीं ना कहीं मुझे उसका हैंडल बहुत ज़्यादा हेवी लगता था। इसका एक बहुत मेजर बहुत मेजर प्रो इसका कह सकते हैं, वाइब्रेशंस खत्म कर दिए हैं। मतलब पहले जो आपको शॉर्ट गियरिंग इसमें रहती थी कि आप कम स्पीड में सारे गियर्स अगर आप लगाते हैं तो इंजन गियरबॉक्स इसका था वो आवाज़ करता था, खड़खड़ाता था, वो अब इसमें बिल्कुल भी खत्म कर दिया है। मतलब आप कम स्पीड में 5th या 4th 6th गियर भी इनफैक्ट आप लगाते हैं तो आप आराम से चला सकते हैं विदिन 60-50 में। चलिए, ये तो अच्छी बातें हो गई। अब मुझे बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हो? अब ऐसा तो नहीं होगा कि परफेक्ट बाइक है। हाँ जी। आदमी जब बाइक चलाता है तो पता चलता है कि भाई यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी और अच्छी होती तो सही रहता। तो प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हो आप? जी, इसके साथ मैंने 2 मेजर प्रॉब्लम्स सामने फेस करी थी। इसका एक था आपका ये चेन का। हाँ। जो आपका पीछे का है आवाज़ काफ़ी करता है। तो सेम बजाज वाली प्रॉब्लम? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा। एक बार आप चेन दिखा दीजिए, देख लीजिए। चेन इस पॉकेट तो अभी तो ठीक ही लग रहा है मुझे। हाँ जी, क्योंकि मैं क्योंकि चेन अभी नीचे से लूज नहीं है, मतलब कि अच्छी हालत में है जी। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है चेन में? जी, जैसे ही आप एक्चुअली में ड्राइव करेंगे स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर, फिर कोई भी हल्का सा बम्प आता है उसमें आपको चेन या फिर पीछे का पार्ट जो है वो बजेगा। अब एक्चुअली में बहुत लोगों को क्या लगता है कि आपकी गाड़ी अगर किसी उसके ऊपर से जा रही है बम्प के ऊपर, तो उनको ये लगता है कि पीछे वाला पार्ट यहाँ पे ये बज रहा है या फिर सस्पेंशन के राउंड बज रहा है, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने टेक्नीशियन से पूछा था और इनफैक्ट मैंने खुद भी देखा था, जैसे ये चेन है ये बाउंस करती है इस पे जो आपका स्लाइडिंग रैक है, तो उस पे जब आपका ऐसे चेन गिरती है तो उसकी वजह से आपकी आवाज आती है। ये ऊपर वाली चेन करती होगी ये हाँ चीज। जी। ये देखो, ये जी 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 ये गिरा है चेन। जी। एक बार आज मैं दिखा भी देता हूँ। ये जो आवाज आती है ना पीछे से, फट फट की आवाज आती है,
वो कहाँ से आती है कि जो ऊपर वाली जो चेन है ना, ये आप देखोगे तो ये रैम के ऊपर ऐसे गिरती है, तो यहाँ पे इसके ऊपर ये जो ये सामान है इसके ऊपर ऐसे ऐसे जब गिरती है ना चेन, तो वो आवाज़ आती है जब आप सस्पेंशन इस पर ज़्यादा प्रेशर आता है, तो वो चीज़ है। And तो दूसरी प्रॉब्लम जी, एंड बहुत लोग इसमें ये कहते हैं कि मतलब फेयरिंग वाली गाड़ी लेने से पहले बहुत लोग मुझे कहते थे कि फेयरिंग वाली गाड़ी ये प्लास्टिक की बजेगी, बट ऐसा कोई भी इशू नहीं है। मुझे ऐसा कोई सच प्रॉब्लम नहीं लगा, ना कि इसका कोई पार्ट अभी तक ढीला हुआ है, सिर्फ ये बजता था, तो उसकी वजह से लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता था कि चेन बज रही है तो कहीं ना कहीं फेयरिंग ढीली है। नहीं, फेयरिंग तो अच्छी फिनिश है, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कि अनइवन गैप्स हो इसमें, प्रॉपर ऐसा लगता है कि हाँ बाइक के हिसाब से फिट फिनिश अच्छी है फेयरिंग की, तो उसमें से तो आवाज़ नहीं आने वाली। हाँ जी। और दूसरी प्रॉब्लम चेन के अलावा? दूसरी प्रॉब्लम मुझे मेजर इसमें ये लगी भैया कि खैर अभी मैं तीसरी भी एक बात बताऊंगा, बहुत सारे कस्टमर्स शायद अग्री भी करेंगे या फिर KTM के जितने फैंस थे। दूसरी इसकी जो प्रॉब्लम थी वो थी इसकी ECU रिस्ट्रिक्शन। ECU लिमिटर बहुत भयंकर टॉप एंड पे बहुत लिमिटर आता है। हाँ जी, मतलब आपको जो 130 या फिर 132 की स्पीड में, आप शहर के अंदर तो इतनी स्पीड में नहीं चलाओगे। हाँ। आप मैक्स अपनी गाड़ी को अगर सेफली पुश करते हैं तो अराउंड 90 किलोमीटर तक पुश करेंगे। 90-100 मैक्स। उसमें मुझे किसी को ओवरटेक करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं हुई। आपको अगर लगता है कि हाँ आपके आगे गाड़ी चल रही है, आपको हल्का सा भी स्पेस मिल रहा है, आप तुरंत गियर गिराएंगे एंड कब आप आगे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, इतनी केपेबल है ये गाड़ी। हाउएवर अगर आप जैसे एक्सप्रेस वे में जा रहे हो और आपसे और भी केपेबल बाइक्स अगर हो गई जो स्पीड और एक्सीड कर सकती हैं, इन केस आपकी कैरिज्मा XMR वो भी हाई स्पीड पे चलती है, इसका लिमिटर पहले हिट करेगा आपका। टॉप एंड पे तो मुझे लगता है R15 भी इसको बीट कर देती है। टॉप एंड में R15 भी इसको बीट कर देती है। NS नेकेड होके बीट कर देती है। हाँ जी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, टॉप एंड नहीं है बाइक की। हाँ जी, 137 पे बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि लीनियंट है लिमिटर पे, बहुत आपको बाइक कहेगी कि बेटा 137 के नीचे ही आप रहो, 136 इज द स्वीट स्पॉट। ये है, मतलब अगर आप ऐसी बाइक ले रहे हो जो स्पीड के लिए बनी है तो एक्सेलरेशन के साथ थोड़ी सी टॉप एंड होनी चाहिए, स्पेशली तब जब कम बजट की बाइक्स आपको ज़्यादा टॉप एंड दे रही हैं। जी एग्जैक्टली, ये एक थोड़ा सा ब्रेकिंग पॉइंट है इसका, बट हाउएवर एक स्वीट स्पॉट भी है इसका, बैलेंस्ड है, परफेक्टली बैलेंस्ड बाइक है। अब तीसरा एक कौन से शायद, मतलब मुझे तो ऐसा सच नहीं लगा, लेकिन मैं आप लोग के वर्ड्स से बोल रहा हूँ, लोगों को काफ़ी इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया, फ्रंट वाला डिज़ाइन। हाँ जी, लोग बहुत कहते हैं कि इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा कर दिया है। पहले वाला जो स्नेक आया या फिर कह सकते हैं ड्यूल प्रोजेक्टर वाला इसका डिस्प्ले था, वो काफ़ी अच्छा लगता था। एक्चुअली ये जो डिज़ाइन है ना, ये थोड़ा सा जो इसकी बिग सिस्टर्स हैं, हाँ उनसे थोड़ा सा लिया गया। जो RC आपकी जैसे 8 आती है जी, RC 8C, हाँ, तो उससे आपका लिया गया डिज़ाइन, उसका काफ़ी हद तक डिज़ाइन सेम है, तो उसी को कॉपी कर रहे हैं छोटी बाइक्स में भी। जी, हालांकि मुझे तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगी डिज़ाइन में, एंड मतलब आप कलर वाइज भी इसको देखोगे, इसकी आपने नोटिस करी होगी कि ऑरेंज भी कलर आता है RC 200 का। वो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि एक तो गाड़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी भड़कीले रंग की हो गई है, और KTM की ऐसी इमेज वाकई में बन गई है कि इतनी केपेबल बाइक इनको मिल रही है बजट के अंदर, तो लोग इसको मिसयूज़ तो करेंगे, बहुत कर रहे हैं। हाँ जी, आपको रिस्पॉन्सिबल राइडर्स नहीं मिलेंगे। ये कलर काफ़ी अच्छा था, अगर इसका ये कलर नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तो शायद मैं भी इससे थोड़ा मन हटता, लेकिन इसका ये वाला जो कलर है ब्लैक एंड ग्रे का जो शेड्स हैं इसके, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगा। अब तो 200 ड्यूक में और 250 ड्यूक में भी ब्लैक कलर आने लग गए हैं, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। KTM को भी लग रहा है कि हाँ थोड़ा ऑरेंज से हटा जाए। जी, एंड इनफैक्ट अगर आप इस कलर को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इट्स हायर बाइक जो RC 8C है, उससे काफ़ी आपको टोन्स जो है वो बहुत सिमिलर मिलेंगे। इनफैक्ट आप गूगल भी कर सकते हैं, आप जैसे कि ये वीडियो भी देख रहे होंगे। इवन इसके जो एलॉय है वो भी ब्लैक है। हाँ जी। नॉर्मली KTM एक टाइम पे था ना, ये एलॉय तो आपको ऑरेंज मिलने हैं चाहे किसी कलर की KTM जी, हो, बट यहाँ पे वो एलॉयज में भी ब्लैक कलर जा रहे हैं, ऑल ब्लैक में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छा है। KTM एक काइंड ऑफ थोड़ा सा दबा हुआ या फिर एक थोड़ा साइलेंट लुक अडैप्ट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वैसे ब्लैक तो मेरा भी फेवरेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेरे को आप एक बताओ $1 मिलियन क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, थोड़ा सा मुझे ये बता दो कि ये ग्राउंड क्लियरेंस से कभी कोई दिक्कत हुई? जी, ग्राउंड क्लियरेंस में एज सच, मतलब मेरी तो पहले आदत थी मीटियोर 350 चलाने की, तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा लो है एज क्रूजर स्टैंड पे होने के बाद। तो एक थोड़ा सा लगा मुझे कि हाँ ग्राउंड क्लियरेंस हल्का सा कम है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। सिटी में कभी प्रॉब्लम होती है? सिटी में नहीं प्रॉब्लम, सिटी में प्रॉब्लम नहीं होती, ऑफ रोडिंग के लिए वैसे भी बनी नहीं है भाई। हाँ जी, अनलेस एंड अनटिल आप किसी बड़े स्पीड ब्रेकर पे जा रहे हैं, फिर कोई ऐसे गड्ढे पे जा रहे हैं जिस पे आपका ग्राउंड क्लियरेंस इफेक्ट करेगा,
तब वहाँ पे आपको दिक्कत दे सकती है। हाउएवर सिटी में या फिर अगर थोड़ा सा भी पैची रोड आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। व्हाट अबाउट सस्पेंशंस, फ्रंट एंड बैक? सेटअप इज एक्सीलेंट, 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 आई एम टेलिंग यू। मतलब जो पीछे वाला भी इनफैक्ट बैठता है, अच्छा इसका ये है कि सीट्स भी काफ़ी इन्होंने कंफर्टेबल इस बार दे दी हैं। एंड मुझे बहुत, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी इस पे बैठे हैं तो उन्होंने बताया कि पीछे की सीट तो कंफर्टेबल है, इसके साथ ही साथ में जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है। मतलब पिलियन सीट भी ठीक है और पिलियन को भी कंफर्ट है जी, आराम मिलता है। एंड इनफैक्ट जो सस्पेंशन है इसका काफ़ी सॉफ्ट है, तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं अगर कोई हार्ड बम्प पे भी गलती से भी जाता हूँ तो उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट फील नहीं होता क्योंकि सस्पेंशन इसका सॉफ्ट बैठ जाता है। बाकी आप देखिए पा रहे हो पीछे का जो सस्पेंशन है वाइट कलर में और काफ़ी मतलब काफ़ी चंकी सा है, और ये आपका क्या बोलते हैं इसको, मोनोशॉक सस्पेंशन है और एडजस्टेबल भी है, यहाँ पे बना हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हो, काफ़ी सही लगता है। फ्रंट में आपको यूएसडी सस्पेंशन मिल जाते हैं, आप देख लो, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पे ये पहले से लगा था? नहीं भैया, ये मैंने बाद में लगाया। ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने लगवाई है रबर का, इससे सस्पेंशन की लाइफ बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया में ना धूल बहुत है, तो धूल जब यहाँ पड़ती है ना और सस्पेंशन ऊपर नीचे होता है तो फिर रेगमाल की तरह काटता है सस्पेंशन को, तो लॉन्ग टर्म में वहाँ पे सील में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप भी ये लगवा सकते हो, तो ये चीज़ अच्छी है। और मुझे ऐसे लोगों से मिलकर बहुत अच्छे लगते हैं जो बाइक का ख्याल रखते हैं भाई। बाइक अच्छी कंडीशन में होती है ना तो बहुत ही मज़ा आती है चलाने में भी, रिव्यू करने में भी, बाकी सारी चीज़ों में भी जी। तो वो है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन केस अगर आपको फिर से कोई बाइक लेनी हो, हाँ जी, ठीक है, मान लीजिए आरसी आपके पास नहीं है और आपके पास 2.5 लाख रुपए हो, तो अभी भी तो आरसी 200 के लिए जाओगे, किसी दूसरी बाइक के लिए जाओगे? मेरा नेक्स्ट जो अगर बाइक रहेगी, क्योंकि मैंने करिश्मा XMR चलाई है, सो करिश्मा XMR का नेक्स्ट नहीं, अगर एक बाइक लेनी हो तो जी। आरसी लोगे कि दूसरी बाइक लोगे कोई? अगर मुझे कोई नई बाइक लेनी हो, आरसी लेंगे या फिर कोई दूसरी बाइक? ये चीज़ आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन उठाया है। थोड़ा सा मतलब मेरे KTM के साथ कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा लगाव या जुड़ाव नहीं है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आउट ऑफ प्योर उस पे था, प्रैक्टिकल यूजेज पे। तो जहाँ तक अगर मुझे फिर भी प्रेफरेंस मिलेगी, हाउएवर अगर इसका लिमिटर हट जाए तो मैं इस पे डेफिनेटली, अभी भी ये पॉइंट हिट करती है सारे, बस जो लिमिटर वाला है वो हिट करेगी, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स थोड़ा हम लोग टूर भी करते हैं, हाँ जी, एक्सप्रेसवे पे ड्रैग्स भी करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लगता है कि यार एग्जैक्टली जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आगे जा रहे होंगे। इनफैक्ट R15 जो कि कम सीसी की मोटरसाइकिल, वो भी अगर आपसे आगे जा रही तो वो कहीं ना कहीं चुभता है दिल में कि यार क्यों आप धीमे चल रहे हो, आप केपेबल हो तेज चलने के लिए, बट आप रिस्ट्रिक्ट करे गए हो। इनिशियल में तो कहते हैं ना, रेस शुरू होते हैं तुम आगे निकल जाते हैं। हाँ जी, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है। आपको शुरुआत में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, मेन जब लिमिटर आगे हिट करेगा तब आपको वो होगा कि हाँ विलिंगली आपको एक्सेलरेटर छोड़ना पड़ेगा। तो ये थी आपकी RC 200 और ये था इसका एक ओनरशिप रिव्यू। और बगल से ट्रेन जा रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अब खत्म करना है तो उतना क्या ही वेट करना। तो इसी के साथ ही व्लॉग आज का एंड करते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को RC 200 कैसी लगती है, और अगर कोई क्वेश्चंस आपको पुटअप करने हो तो भाई दिव्यांश है, इनकी इंस्टा ID बता दीजिए। दिव्यांश_शाही, दिव्यांश_शाही है। मेरी आईडी में भी भाई कनेक्ट है, तो वहाँ पे जाके आप इनसे कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पुटअप करना चाहते हो, अगर आप परचेस करना चाहते हो RC तो पुटअप कर सकते हो। एक ओनर ज़्यादा अच्छी तरह आपको उसके गुड्स एंड बैड्स बता पाएगा। तो इसी के साथ ये व्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, IAM.solo traveler। इसी के साथ राइड सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।